नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों कल डीआरडीओ ने रुद्रम 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक टेस्ट किया है, जो कि सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से किया गया है। और इस टेस्ट के दौरान इस मिसाइल के कई तरीके के उपकरणों से जांच की गई, जिसमें कि इसके प्रपल्शन सिस्टम, कंट्रोल एंड गाइडेंस सिस्टम, रडार, टेलीमेट्री, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम और टेलीमेट्री स्टेशन से इस पूरे परीक्षण की जांच की गई। और उसके बाद जितनी भी जगह रडार तैनात किए गए थे, उनसे जो डेटा सामने आया है, उससे इस मिसाइल के सफल परीक्षण की पुष्टि हो गई है। यह मिसाइल दोस्तों दुश्मनों के बंकर, जहाज, विमान, इवन उनके जो एमुनेशन डिपोज हैं, उन्हें खत्म कर सकती है। यह मिसाइल दोस्तों एयर टू सरफेस हाइपरसोनिक मिसाइल कही जाती है। साथ ही एक एंटी रेडिएशन मिसाइल भी है। इस मिसाइल को दोस्तों दुश्मन का सैटेलाइट हो या फिर उनका रडार सिस्टम, इवन उनके एयर डिफेंस सिस्टम या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी जो उपकरण है, वो भी इस मिसाइल को नहीं पकड़ सकते हैं। भारत की रुद्रम 2 मिसाइल का कंपैरिजन रशियन KH-31PD से किया जाता है। यही रुद्रम 2 पर प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड भी लगाया जाता है। तो रेंज इसकी 300 किलोमीटर है और सटीकता यानी कि एक्यूरेसी है 5 मीटर। और यह मिसाइल अधिकतम 3 और 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि अब इस मिसाइल को तेजस, AMCA और TEDBF फाइटर जेट में लगाया जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों लगातार फ्रांस अपने फाइटर जेट को मॉडिफाई कर रहा है और यही वजह है कि राफेल फाइटर जेट की मांग दुनिया भर में बढ़ रही है। लेकिन फ्रांस अब यहीं तक नहीं रुका है। फ्रांस अब राफेल फाइटर जेट का एक नया वेरिएंट तैयार कर रहा है, जो कि राफेल F5 है। इस राफेल को सुपर राफेल भी कहा जा सकता है और ये फाइटर जेट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला होगा। फ्रांस का भी मानना है कि इस फाइटर जेट का जो नया संस्करण है, यानी कि नया वेरिएंट है F5, वो दुनिया में राफेल फाइटर जेट की एक अलग जगह बना देगा। साथ ही एक्सपोर्ट के लिए भी ये एक शानदार प्रदर्शन भी करेगा। और आप सब जानते हैं कि भारत राफेल फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहा है और हो सकता है कि भारत राफेल F5 को ही अपनी फ्लीट में शामिल करे। और ये जो सुपर राफेल है दोस्तों, इसका मुकाबला सीधा F-35 फाइटर जेट से किया जा सकेगा। फ्रांस 2030 तक इस सुपर राफेल प्रोग्राम पर काम करता रहेगा। इस सुपर राफेल फाइटर जेट में NEUR ऑन लॉयल विंगमैन ड्रोन है, वो भी इंटीग्रेट होंगे। ये फाइटर जेट दोस्तों ऑटोनॉमस भी होगा और साथ ही साथ इसे पायलट भी कंट्रोल कर सकेंगे। सुपर राफेल फाइटर जेट में सेल्फ डिफेंस बबल तैयार करने के लिए रडार जैमिंग और सेल्फ डिफेंस प्रणालियां लगाई जाएंगी। इसका जैमिंग रडार भी काफी एडवांस होने वाला है। यही नहीं दोस्तों, ये राफेल फाइटर जेट फ्यूचर क्रूज मिसाइल, फ्यूचर एंटीशिप मिसाइल्स को भी कैरी करेगा। यही नहीं, इस सुपर राफेल फाइटर जेट में टारगेटिंग पॉड्स भी होंगे। आपको मैं बता दूं कि जो एग्जिस्टिंग राफेल फाइटर जेट्स हैं, उनमें टेलियोस टारगेटिंग पॉड का इस्तेमाल किया गया है, जो कि राफेल F3R और राफेल F4 वेरिएंट में आता है। सुपर राफेल फाइटर जेट को हाइपरसोनिक मिसाइल ASN-4G ले जाने के लिए भी डिजाइन किया जा रहा है। यानी कि राफेल F5, जिसे कि सुपर राफेल कहा जाता है, ये काफी एडवांस फाइटर जेट होगा। और साथ ही साथ दोस्तों इसकी खास बात ये भी है कि जैसे कि 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स और जिस तरीके से भारत की MRF डील लगातार लेट हो रही है, शायद ये भी रीजन होगा कि दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही होगी कि अगर आपका राफेल F5 वेरिएंट तैयार हो जाता है, यानी कि सुपर राफेल तैयार हो जाता है, तो शायद भारत इसकी एक खरीद कर सकता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर सुपर सुखोई और सुपर राफेल, इन दोनों की जोड़ी जबरदस्त तरीके से दुश्मनों को जवाब दे पाएगी। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों कहा जा रहा है कि जनरल इलेक्शंस के बाद भारत अब K9 वज्र और मेक इन इंडिया के तहत फाइटर जेट इंजन तैयार करने के प्रस्ताव को हरी झंडी देने वाला है। हालांकि इन सभी प्रोग्राम्स को इसी साल मार्च के महीने में मंजूरी देनी थी, लेकिन इलेक्शंस की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया। दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स आई हैं सामने जो बताती हैं कि सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के इंजन HAL की तरफ से तैयार किए जाएंगे और इन इंजनों को तैयार करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया जाएगा। और यही नहीं, सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स के इंजनों का जो निर्माण है वो ओडिशा के कोरापुट में किया जाएगा। दरअसल दोस्तों इंडियन एयरफोर्स नियमित अंतराल पर इंजन के लिए विदेशों से मदद मांगती आई है, लेकिन कोविड की वजह से और जो जियोपॉलिटिक्स स्तर पर घटनाएं घटी हैं, उनकी वजह से जो समस्याएं सामने आई, इसे देखते हुए भारत ने इसके लिए एक बड़ा रोड मैप तैयार किया। जहां तक बात K9 वज्र की है, तो 100 और K9 वज्र खरीदी जा सकती हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत और फ्रांस जल्द ही 50,000 करोड़ रुपए में 26 राफेल मरीन जेट के सौदे के लिए बातचीत शुरू कर चुके हैं। बाकायदा इसके लिए फ्रांस का एक डेलीगेशन भारत आने वाला है और उसके बाद दोनों ही देश इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बातचीत करेंगे। आप सब जानते हैं कि राफेल मरीन भारतीय नौसेना को क्यों चाहिए, खास करके अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए ये विमान चाहिए। और ये जो डेलीगेशन आएगा फ्रांस से, उसमें भारत के रक्षा अधिग्रहण विंग और भारतीय नौसेना के जो सदस्य हैं, वो इनके साथ बातचीत करेंगे और इसी साल शायद इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। यही नहीं दोस्तों, इस मीटिंग के दौरान कीमतों के मोल तोल को लेकर भी बातचीत होगी। साथ ही साथ क्या क्या अपग्रेडेशन फ्रांस की तरफ से भारत को इसके लिए दिया जाएगा, वो सारी चीजें इस मीटिंग के दौरान तय की जाएंगी।
दरअसल राफेल का जो मरीन वेरिएंट है यानी कि राफेल एम, ये पनडुब्बियों को खोजने और उन्हें खत्म करने के लिए तैयार किया गया है, इसीलिए इसमें एडवांस रडार भी हैं। यही नहीं, ये फाइटर जेट एंटीशिप मिसाइलें भी लॉन्च कर सकता है, साथ ही साथ एयर टू ग्राउंड मिसाइलें भी दाग सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। लगातार MQ-9 रीपर ड्रोन दोस्तों हुतियों का शिकार होता जा रहा है और भारत इसी MQ-9 रीपर ड्रोन को खरीदना चाहता है। इस बार फिर से हुतियों ने अमेरिका के MQ-9 रीपर को मार गिराया। इसीलिए भारत को दोस्तों बहुत कुछ सोच समझकर ये डील आगे करनी चाहिए, क्योंकि ये डील काफी महंगी है, करीबन $3 बिलियन के आसपास है। इसीलिए जब ये हुतियों जैसे कमजोर विद्रोहियों के द्वारा गिरा दिया जा रहा है, तो फिर ऐसे में हमारे दो दुश्मन उनसे तो फिलहाल आगे हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। जहां एक तरफ पाकिस्तान की हालत बेहाल है, लेकिन दोस्तों मैं हमेशा से बताता आया हूं कि पाकिस्तान कभी भी अपने रक्षा यानी कि डिफेंस को लेकर कभी भी समझौता नहीं करता। और इस बार तुर्की ने एक नया घातक जंगी पोत PNS बाबर को पाकिस्तान को दिया है और इस वॉरशिप को यानी कि इस युद्धपोत को तुर्की मिलिट्री फैक्ट्री और इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन ने तैयार किया है। दरअसल पाकिस्तान इस तरीके के 4 वॉरशिप्स को अपने फ्लीट में शामिल करेगा। और यही नहीं दोस्तों, तुर्की की तरफ से भी बयान आया कि उसने अपने दोस्त और भाई पाकिस्तान के लिए PNS बाबर का पहला मेल्जियम कॉर्वेट क्लास युद्धपोत उन्हें दिया है। और इस जंगी युद्धपोत की बात की जाए तो ये समुद्र में 57 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से चल सकता है और इसका डिस्प्लेसमेंट 2888 टन का है। लंबाई है 356.11 फीट और इस जंगी पोत की जो रेंज है वो 6500 किलोमीटर है। इसमें कई तरीके के एडवांस कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम्स लगाए गए हैं। साथ ही इस जंगी पोत में 4 एडवांस रडार सिस्टम्स लगाए गए हैं, जो कि न केवल इसे दुश्मनों के हमले के प्रति सचेत करेंगे यानी कि उसको इन्फॉर्मेशन देंगे, बल्कि आने वाले खतरे का ये जंगी पोत मुकाबला भी कर पाएगा। इस जंगी पोत में 12 अल्बाट्रेस मिसाइल्स लगाई गई हैं, जो कि सतह से हवा में मार करने वाली हैं। यानी कि दोस्तों PNS बाबर में लगी जो मिसाइलें हैं वो एंटी एयर वॉरफेयर में भी इस्तेमाल की जा सकती है। इस जंगी पोत में 2 ट्रिपल सेल मिसाइल लॉन्चर और 6 P2A2 एंटीशिप मिसाइलें भी इंटीग्रेट की गई हैं। इस जंगी पोत पर एक हैंगर भी है जिस पर एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स को भी डिप्लॉय किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। पाकिस्तान का कब्जे वाला जो कश्मीर है यानी कि POK में चाइना ने बहुत ही ज्यादा सपोर्ट पाकिस्तान को देना शुरू कर दिया है। बाकायदा यहाँ पर दोस्तों अब काफी संख्या में इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन टावर्स को लगा दिया गया है और LOC के साथ अंडरग्राउंड फाइबर केबल तक भी चाइना ने बिछानी शुरू कर दी है। जो रडार सिस्टम चाइना ने पाकिस्तान को दिए हैं उनमें JY और SGR सीरीज के रडार हैं, जिन्हें कि POK में स्पेशली तैनात किया गया है। ये रडार काफी खास हैं, जो कि मीडियम और कम ऊंचाई वाले लक्ष्यों को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। यानी कि ये पाकिस्तान की सेना और एयरफोर्स को महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी दे सकते हैं। यही नहीं, चीनी फर्म की ओर से बनी 155 mm ट्रक माउंटेड ऑफिसर तोप जिसे कि SS-15 कहा जाता है, उसे भी LOC पर कई जगहों पर डिप्लॉय किया गया है। और यही नहीं, चाइना ने POK में सड़क भी बनानी शुरू कर दी है। अंडरग्राउंड बंकर्स जैसे कि मैंने बताया वो तैयार हो चुके हैं। और यही नहीं, POK की लीपा घाटी में सुरंग का निर्माण चाइना के द्वारा किया जा रहा है, जो कि काराकोरम नेशनल हाईवे से जुड़ने के लिए एक ऑल वेदर रोड हो सकती है। और दरअसल ये जो सुरंग है वो चाइना के CPEC परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। यहाँ पर बात साफ हो जाती है कि POK को लेकर पाकिस्तान इतना सीरियस नहीं है जितना कि चाइना सीरियस हो रखा है और वो पूरी हेल्प कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि भारत सरकार बार बार POK को लेने की बात कह चुकी है और अगर POK भारत में मिल जाता है तो चाइना के CPEC की गर्दन टूट जाएगी। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं जिसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं, वो दोबारा उस जगह को अगर हमने वापस हासिल कर लिया तो पाकिस्तान के साथ साथ चाइना भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। फिर भारत अपने हिसाब से अपनी बातें मनवा सकता है। बहुत चीज़ें हैं जो जियोपॉलिटिकल लेवल पर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। फिलहाल ये तभी देखें टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।